तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर फिज़िक्स विच इज़ द वेव्स, जो पीएमबीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो हम वेव्स को पढ़ेंगे आज के क्लास में, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ज़्यादा यानी कि न्यूमेरिकल्स में भी आता है। इसको अगर हम कर लेंगे तो हमारा 50% फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स कवर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह, हर चीज़ को समझ के इसके बारे में, और आगे हम पढ़ेंगे। SLOs मैंने सारा रिव्यू कर लिए हैं इसके, और SLO के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा इसको। जितना लेंथी लेक्चर होगा कोई मसला नहीं है, मगर टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे वेव्स। तो सबसे पहले मैं वेव को डिफ़ाइन करता हूँ, दैट व्हाट इज़ अ वेव। सो वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। कोई सी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस, अब चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है उसे हम कहते हैं वेव। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर्स एनर्जी, जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है मगर मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वेव्स के हमारे पास दो टाइप हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव जो कि मीडियम को रिक्वायर करती है, मीडियम डिपेंडेंट फॉर द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब फैलना, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हमारे पास हो गई, जैसे कि एक मिनट, एग्जांपल्स हैं साउंड वेव्स जो कि आपके मीडियम पर डिपेंड करती हैं, और इसी के साथ साथ वाटर वेव्स। तो ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। नंबर 2 वी हैव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से याद आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, एक्सरेज, गैमा और इंफ्रारेड। तो ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि नॉट रिक्वायर मीडियम, जो कि मीडियम को रिक्वायर नहीं करती फॉर देयर प्रोपोगेशन, एंड दे ऑल्सो डज नॉट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, ठीक है। और लाइक एक्सरेज इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था वेव का और उसकी टाइप्स का। सो वेव्स की कुछ फर्दर भी टाइप्स हैं इन दोनों टाइप्स के अलावा, एंड दैट इज़ वी हैव नंबर 1 विच इज़ प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स को हम पढ़ते हैं। सो कि ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करें बाय मूविंग अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी कि मैं इसको बता रहा हूँ, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं ऐसी वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, और अपनी मीडियम से फार अवे चले जाती हैं, फार अवे फ्रॉम देयर मीडियम टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर एक पत्थर डालूँ, रिपल्स, और वो पत्थर के जो वेव्स बनेंगी वो कुछ इस तरह बनेंगी, आगे जाती जाएगी, तो ये अपने मीडियम से फार अवे जा रही है। यहाँ से वेव डिस्टर्ब हुई, यानी कि डिस्टर्बेंस से आगे बढ़ती जा रही है, और वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है आगे के तौर पर। सो ये प्रोग्रेसिव वेव की टाइप्स हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो हैं, और उन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाऊँगा ताकि समझ आए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉलम में समझा देता हूँ। नंबर 1 वी हैव प्रोग्रेसिव वेव की टाइप ट्रांसवर्स वेव, और नंबर 2 वी हैव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, जिसमें जो मीडियम का पार्टिकल वो वाइब्रेट करे, वाइब्रेट करे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ऐसी वेव, प्रोग्रेसिव वेव जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें या वाइब्रेट करें, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। सो ट्रांसफर वेव्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास बहुत कॉमन हैं,
और जैसे कि एग्जांपल है इसकी वाटर वेव्स हो गई, और हमारे पास स्ट्रिंग्स के अंदर जो वेव्स होती हैं, स्ट्रिंग वेव्स, जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स होती हैं वो हो गई, और लाइट वेव्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, जो पार्टिकल का जो मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट तो कर रहा है, बट along the direction not perpendicular but along the direction of propagation of waves। इसके जो मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं वो साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। सो ये बात याद रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं वेव के बारे में। ओके, सो वी हैव पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक का मतलब तो याद आ गया होगा, रिपीटिंग प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि रिपीटिंग कंटिन्यूस पैटर्न में होती हैं, रिपीटिंग और कॉन्टीन्यूस पैटर्न में होती हैं, विच डिटरमिन्स, जो कि डिटरमिन करती हैं इट्स वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ को, और फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट कर रहा हूँ, एफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो किससे करेक्टराइज होती है पीरियोडिक वेव्स, ये आपकी एम्पलीट्यूड ए, पीरियड पी और फ्रीक्वेंसी एफ। एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी से ये जो हैं करेक्टराइज होती हैं। अब जो एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं एनर्जी ऑफ अ वेव, यानी कि एम्पलीट्यूड वेव एनर्जी से रिलेटेड हैं, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो पीरियोडिक वेव्स हैं ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव होती हैं, यानी कि सॉरी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है ये हाईएस्ट हो सकता है वेव के अंदर, और लोवेस्ट पॉइंट को कहते हैं। तो मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये वेव्स बन रही हैं, ठीक है, यहाँ तक। सो इस वेव का लेकर इस वेव से डिस्टेंस जो है उसे मैं कहता हूँ वेवलेंथ, विच इज़ नोटेड बाय लैम्डा। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये, इसे मैं कह रहा हूँ एम्पलीट्यूड, जिसे हम कहते हैं ए। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इसे मैं कहता हूँ ट्रफ, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये, इसे मैं कहता हूँ क्रेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो याद करनी पड़ेंगी आगे इसको पढ़ने के लिए। और यहाँ पर हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब पता चला कि एम्पलीट्यूड हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को कहते हैं वेव के अंदर, और क्रेस्ट और ट्रैफ क्या होता है, और वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। अब हम इनको डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा समझ आए। सो क्रेस्ट जो होता है ये एक वेव का पोर्शन होता है, पोर्शन ऑफ वेव अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उससे ऊपर जो होता है, मैं आपको दिखाया वो क्रेस्ट होता है, कॉल्ड क्रेस्ट। एमसीक्यू की डेफिनेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह ट्रफ जो होता है पोर्शन ऑफ वेव बिलो द इक्विलिब्रियम। समझ आ गई बात। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड इज़ द क्वांटिटी विच वी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और वेवलेंथ जो होती है यानी कि लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव यानी कि रिपीटिंग कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, और ये लैम्डा से डिनोट होता है। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव, उसको मैं इस तरह डिफाइन करूँगा, दैट द स्पीड विथ विच द वेव ट्रेवल्स, स्पीड विथ विच द
वेव ट्रैवल, जिससे वेव ट्रैवल करती है उसकी स्पीड में, इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मैं दिखा चुका हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मैं दिखा चुका हूँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव, और द वेव की जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये रिलेशन है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एंड इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला यूज इन द न्यूमेरिकल्स, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, जहाँ पर f आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो वेव का लैम्डा है वो आपका वेवलेंथ है, और जो वेवलेंथ का यूनिट है वो मीटर्स में होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, और वेलोसिटी जो है आपकी मीटर पर सेकंड्स इनवर्स 1 में होती है। ये यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं कुछ पीरियोडिक वेव्स की कुछ फंक्शंस के बारे में। सो मेरे पास एक टर्म है जिसे मैं कहता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल, अभी हमने पढ़ा, जो कि अलॉन्ग द डायरेक्शन होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बनाया वेव, नज़र आ रहा है, एक तो ये हो गया, तो ये मेरे पास है लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ वेव किस तरफ है? इस तरफ, यानी कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ वेव भी उस डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर मैं एक स्प्रिंग लूँ और उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके खींच दूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की वेव फ्रंट्स बनी, क्लोज आपस में, क्लोज 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 और क्लोज और क्लोज, और फिर थोड़ा जाके दूर होंगी आपस में, फिर क्लोज 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 क्लोज, फिर जाके थोड़ा दूर होंगी। ठीक है, अच्छा, अब इनके जो वेव्स बनेंगी वो कुछ इस तरह बनेंगी इसके ऊपर बिल्कुल। ठीक है, सो इस वेव का इस वेव से लेकर जो डिस्टेंस है उसे मैं कहूँगा लैम्डा, वेवलेंथ। अब जो ये क्लोज आ रही है ना चीज़ें, जो ये वेव्स क्लोज हैं आपस में, इसे मैं एक टर्म कहता हूँ दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेशन। ये कंप्रेस हो रही हैं आपस में, और जो ये दूर हो रही हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंस पर हैं, ऐसे मैं कहता हूँ रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पे भी उसी तरह कंप्रेशन दोबारा से क्लोज हो गई, कंप्रेस हो गई आपस में, तो ये टर्म्स मेरे पास हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। सो कंप्रेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ, ये इज़ अ रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर, वेयर इन रेयर फ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जाकर पार्टिकल जो हैं आपके फर्दरेस्ट होते हैं, यानी कि दूर होते हैं एक दूसरे से, फर्दरेस्ट अपार्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और कि जो डिस्टेंस होता है टू वेव्स के दरमियान, सॉरी एक मिनट, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, या तो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस होंगे या फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस होंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारे पास लैम्डा होता है, या वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं। तो वही एक बात है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव्स या फिर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लैम्डा विच इज़ द वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, सो नाउ वी हैव स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड की वेव्स ये आपकी डिपेंड करती हैं ऑन द कंप्रेसिबिलिटी, कितनी कंप्रेसिबल हैं वो, एंड इनर्शिया, मीडियम का इनर्शिया, कि उसको कितना रिस्टोर करने की पावर रखता है वो मीडियम, थ्रू विच दे आर ट्रैवलिंग। अगर इफ़ द मीडियम, अगर जो मीडियम है उसके पास एक मॉड्यूलस है ऑफ इलास्टिसिटी जो कि एक कांस्टेंट है, उस मीडियम के पास अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ई, ठीक है, और उसकी डेंसिटी है उसके पास, डेंसिटी से हम डिनोट करते हैं रो से। सो उस स्पीड जो होगी
उस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, सो वो गिवन है v इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन रो विच इज़ डेंसिटी अंडर स्क्वायर रूट. So this is relation of speed of sound in air. So here we concluded that sound travel faster in solids. Sound जो है travel करता है faster in solids. क्यों? क्योंकि density और velocity आपस में inversely related है. Density ज़्यादा होगी तो आपकी velocity भी कम होगी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी ऑफ द गैसेज आर एंड लिक्विड्स आर मोर ग्रेटर देन द सॉलिड्स. सो साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर. या हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होता है, इसलिए जो है सॉलिड के अंदर आपका स्पीड ऑफ साउंड जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, ये बात भी समझ आ गई. अब ये बात तो हो गई कि भाई हाँ ऐसी ही बात है. अब न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन जो आपको पता है, न्यूटन ने एक फार्मूला निकाला फॉर या ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. न्यूटन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड का न्यूटन ने फॉर्मूला लगाया इन एयर के अंदर. ठीक है, सो न्यूटन ने अज्यूम किया कि जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करती है थ्रू एयर टेम्परेचर. अ साउंड वेव जो है, न्यूटन ने कहा साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर के अंदर ट्रैवल करती है साउंड वेव. ठीक है, सो जो टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर बिटवीन compression and rarefaction, तो इन दोनों के आपस का जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है. चलो ठीक है, हमने कांस्टेंट मान लिया. ठीक है, कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, यानी कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, या हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. आइसोथर्मल माना, तो न्यूटन ने अज्यूम किया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ आइसोथर्मल विच इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने दी v इज़ इक्वल टू p अपॉन रो, विच इज़ v इज़ इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी रो. क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ था जो हम पढ़ेंगे अब आगे जाके. तो इसने ये फार्मूला दिया, दोबारा इसको लिख देता हूँ. v इज़, एक मिनट, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं. v इज़ इक्वल टू p विच इज़ प्रेशर ओवर डेंसिटी, और ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है. दिस इज़ व्हाट न्यूटन कॉल्ड इज़ फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. मगर एक साइंटिस्ट था लैप्लेस. सो लैप्लेस ने करेक्शन की फॉर स्पीड ऑफ साउंड. लैप्लेस ने कहा कि मैं न्यूटन के फार्मूला में स्पीड ऑफ साउंड की करेक्शन करूँगा. न्यूटन ने तो कहा कि प्रोसेस था आइसोथर्मल, मगर इसने ये कहा लैप्लेस ने कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतनी रैपिडली होती हैं. अब मैं ये लिख रहा हूँ, आपको इसको नोट करना होगा अपने ओन वर्ड्स में, कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतनी रैपिडली होती हैं दैट जो हीट है, यानी कि जो टेम्परेचर है, हीट ऑफ कंप्रेशन, क्या हीट ऑफ कंप्रेशन कहा उसने, वो रहता है कांस्टेंट, रिमेन कॉन्फाइंड टू द रीजन वेयर इट जनरेटेड. यानी कि हीट जो कि हम कहते हैं एडियाबैटिक, तो हीट जो है सिर्फ अपने रीजन तक महदूद रहती है जहाँ पर वो बनती है. तो लैप्लेस ने कहा कि हीट तो ट्रैवल ही नहीं कर रही आगे टेम्परेचर. जब अगर न्यूटन ने कहा कि टेम्परेचर आइसोथर्मल है, तो लैप्लेस ने कहा कि भाई एडियाबैटिक भी तो है, हीट तो ट्रांसफ़र ही नहीं कर रही आगे अपने आप को. तो एडियाबैटिक प्रोसेस किसने माना? लैप्लेस ने. ठीक है, मान लिया. सो स्पीड दी लैप्लेस ने v इज इक्वल टू गैमा प्रेशर अपॉन रो विच इज़ डेंसिटी, वेयर गैमा इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ये MCQ में आ सकता है. लैप्लेस की वैल्यू
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये रिलेशन दिया लैप्लेस ने और इसके ज़रिए फार्मूला कंक्लूड किया दिस वन। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब कुछ फैक्टर्स थे ऐसे जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर रहे थे एयर के अंदर, तो हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि v इज़, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप उसको अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हो। v इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर की डिपेंडेंट नहीं होती। चलो भाई ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर है, एट सेम टेम्परेचर और उसी के साथ साथ सेम प्रेशर, सो जो वेलोसिटी जो है स्पीड की, द स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे जो साउंड की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट। सही है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इसी के साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज़ गिवन बाय Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू Vt इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। और जो आपका V0 है ये स्पीड ऑफ साउंड है एट टेम्परेचर एट सेल्सियस। तो अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में ऐसी वैल्यू दी हो तो आप इसको इस फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वेव्स के MCQs के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना अब हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द सुपरपोजिशन। सो सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको पढ़ते हैं। अगर इफ़ n वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम गिव्स डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3 और yn to a particles of the medium, then the net displacement y is given by y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus minus yn, because the summation of all the disturbance or all the displacement. When two waves act upon a particle simultaneously, then three different phenomena are observed under different circumstances. अगर आपकी जो दो वेव्स हैं वो पार्टिकल के ऊपर एक साथ मतलब अटैक कर लें तो कुछ फिनोमिनन्स होते हैं तीन, जिसको हम इसमें डील करेंगे। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, दो वेव्स की सेम ही फ्रीक्वेंसी और सेम ही डायरेक्शन डी, उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। एक दूसरा फिनोमिना है बीट्स, दो वेव्स जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की होंगी स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ी सी, और ट्रैवल कर रही होंगी सेम डायरेक्शन में, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी डिफरेंट होगी, चेंजिंग स्लाइटली, मगर डायरेक्शन उनकी सेम होगी, उसे हम कहेंगे बीट्स। और एक होती है स्टेशनरी वेव्स, जो दो वेव्स हैं इक्वल फ्रीक्वेंसीज़ की होंगी, ठीक है, और ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी मगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, उसे हम कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, सो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स को हम पढ़ते हैं सबसे पहले, विच इज़ द फर्स्ट फिनोमेना। द सुपर पोजिशनिंग ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन रिजल्ट इन अ फिनोमेना नोन एज इंटरफेरेंस, हम पढ़ चुके हैं। When the path difference is an integral multiple of wavelength, the two waves are added up. This effect is called as constructive interference. Path difference is equal to n lambda, n is equal to 0 plus minus 1, 2, 3. When the path difference is an odd integral multiple of half of the wavelength, the two waves cancel each other effect. This effect is called constructive interference. This will be called destructive interference, not a constructive. Destructive interference. सो पार्ट डिफरेंस होगा 2n + 1 हाफ लैम्डा अपॉन 2 वेयर n इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है, अब मैं समझाता हूँ।
जो इंटरफेरेंस फिनोमेना अभी हम पढ़ रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव होंगी तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो यानी कि वो इस तरह का होगा, पार्ट डिफरेंस जिसे हम कहते हैं पी डी इज़ इक्वल टू एन लेमडा। एन जो है आपका इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर बोलें तो +-1 +-2 +-3, और ये क्या होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल। ठीक है, इंटीजर है तो इंटेग्रल मल्टीपल होगा, इंटेग्रल मल्टीपल होगा, तो पी डी इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर द कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। सही है भाई, समझ आ गया, ये बात मेरे जहन में आ गई कि हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, पी डी इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला होगा 2n+1 हाफ लेमडा, सॉरी हाँ हाफ लेमडा अपॉन 2। तो 2n+1 लेमडा अपॉन 2 इज़ फॉर द डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस, क्योंकि ये दोनों अपने हाफ वेवलेंथ जो हैं अगली हाफ वेवलेंथ को कैंसिल कर देगी, और यहाँ पर जो होगा आपका इसी तरह जैसे कि इसमें यहाँ पे 0 भी होगा कंस्ट्रक्टिव में, तो यहाँ पर भी आपका n होगा 0 +-1 +-2 +-3 और सो ऑन। तो ये आपका होगा फॉर द डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। दिस इज़ कॉल्ड द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायग्राम बनाऊँ तो मैं कुछ इस तरह बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सरफेस है, इसके ऊपर इसका क्रेस्ट जा रहा है और यहाँ पे इसका ट्रफ और फिर क्रेस्ट हाफ, और यहाँ पर भी वही बात कि इसका क्रस्ट इससे मिल गया अगली वेव से और इसका ट्रैफ अगली वेव से मिल गया, ये दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं ऊपर वाले, और ये भी ऊपर वाले मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी रिजल्टेंट जो वेव होगी वो कुछ इस तरह होगी, ग्रेटर साइज होगा उसका एम्पलीट्यूड। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह होगा कि क्रस्ट जाया ऊपर, ट्रफ आया और फिर वेव बनी, और यहाँ पर हुआ कि क्रेस्ट के नीचे आपका ट्रफ आ गया और ट्रफ के ऊपर आपका क्रेस्ट आ गया। ये ट्रफ है इसका और ये क्रेस्ट है इसका, तो ये दोनों आपस में मिले और इसने इसके क्रेस्ट ने इसके ट्रफ को कैंसिल किया और एक स्टैंडिंग यानी कि स्टेशनरी वेव बन गई। दिस इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स को। सो वेव्स दैट हैव अ कांस्टेंट पोजीशन आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। चलो भाई ठीक है, कांस्टेंट पोजीशन कहा तो हमने कहा स्टेशनरी वेव्स, और स्टैंडिंग वेव्स इन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, यानी कि स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स बात हो गई एक ही। इंटरफेरेंस एंड सुपर इम्पोजिशन। सो इंटरफेरेंस और सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। यानी कि एक ऐसा इंटरफेरेंस और ऐसा सुपर इम्पोज होना दो वेव्स का आपस में कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तो वो एक फॉर्मेशन को लीड करती हैं, दैट इज़ द स्टैंडिंग वेव्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में भी, इफ़ अ स्ट्रिंग इन टायर टू अ वॉल एंड अ वाइब्रेटेड अप एंड डाउन एंड द वेव फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग रिफ्लेक्ट्स from the wall and interferes with the incoming waves, a stationary wave is produced. ठीक है, stationary waves have points of permanent zero displacement called nodes and अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस होता है जिसकी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है ज़ीरो, उसे हम कहते हैं नोड्स एन, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं एंटी नोड्स ए। तो अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस बंदे ने इस हाथ से रोप को घुमाया और ये रोप वहाँ गई अगले एंड तक और वहाँ से वो टच होकर वापस आई, टच होकर वापस आई, तो एक पॉइंट इसका ये बना और एक पॉइंट इसका ये बना। दोबारा से इसने जब किया तो एक पॉइंट यूँ, एक पॉइंट यूँ और एक पॉइंट यूँ, एक पॉइंट यूँ, इस तरह बना। समझ आ गई मेरे ख्याल से बात? चलो भाई ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट जैसे कि ये कोना है ये एन, यहाँ पर भी ये कोना है एन और यहाँ पर भी एक कोना है एन, यहाँ पर भी एक कोना है एन और यहाँ पर भी एक कोना है एन। तो ऐसा पॉइंट जिस पर दो वेव्स आपस में मिलकर एक परमानेंट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बना दें उसे हम कहते हैं नोड। और ऐसा पॉइंट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये, इसे हम कहते हैं एंटी नोड्स। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स में एंटी नोड्स और नोड्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह इंटरफेरेंस इन स्टेशनरी वेव्स कैसा होता है उसको पढ़ते हैं।
पार्टिकल्स ऑन वेव्स कैन इंटरफेयर इन टू वेज, डिस्ट्रक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली, अभी हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज सुपर पोजिशन लीडिंग टू जीरो डिस्प्लेसमेंट, मैं बता चुका हूँ। हैंस अ क्रेस्ट इंटरफेयरिंग विद अ ट्रेफ वुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली लीडिंग टू द रिजल्टेंट वेव हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, बता चुका हूँ। नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ये दोनों आपस में वेव्स मिलकर कैंसिल कर देती हैं और जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है। बिकॉज दे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, वाइल एंटी नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दे हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एट नोड्स द इंटरफेयरिंग वेव्स आर आउट ऑफ फेज। नोड्स के अंदर जो इंटरफेयरिंग वेव्स होती हैं वो फेज से बिल्कुल आउट ऑफ होती हैं, इसीलिए जो है आउट ऑफ फेज हो गई, तो इसलिए हम एक बात कहते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय पाई रेडियंस। अगर एक वेव जो है नोड्स पे जाकर रुक रही है, यानी कि कैंसिल कर रही है अपने अफेक्ट को, ये नोड है, तो ये एक वेव से पीछे होगी फेज पाई रेडियन से, यानी कि एक हाफ पाई रेडियन होगा और अगला भी हाफ पाई रेडियन होगा। एट एंटी नोड्स द इंटरफेयरिंग वेव्स are in phase with each other since the amplitudes of the interfering waves add up to give a resultant wave with a larger amplitude than any of the incident waves। दोनों waves मिली, ये भी मिली, तो एक larger wave मिली एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ पर आपका जो है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और ये इन फेज़ होंगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव हमेशा इन फेज़ होती है या फिर एंटी नोड्स हमेशा इन फेज़ होते हैं और डिस्ट्रक्टिव हमेशा नोड्स होते हैं या फिर आउट ऑफ फेज़ होते हैं। It is important to note that the standing waves, no transfer of energy occurs as in progressive waves। progressive waves में transfer of energy होता था, मगर standing waves में क्योंकि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, और वो कांस्टेंट पोजीशन पर होती हैं, अपने डिस्प्लेसमेंट से वो मूव नहीं करती, तो इसलिए उनकी एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती। एंड द पोजिशन ऑफ एंटी नोड्स एंड नोड्स स्टे एट द सेम एज द वेव डजेंट मूव विद द टाइम, क्योंकि जब वो स्टैंडिंग वेव्स हैं, स्टेशनरी हैं, तो वो एक ही पॉइंट पर है ना, तो इसलिए वो अपने आप को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर रही और वो एक ही पॉइंट पर हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इंटरफेरेंस इन स्टेशनरी वेव्स। इसी के बाद एक नई टर्म आ रही है हमारे इस टॉपिक में, दैट इज़ द हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का भी आपको कुछ समझ तो आ गया होगा, अभी हम इसको बताते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहा हूँ जो कि बोथ एंड से बिल्कुल टाई हुआ है, और जो वो स्ट्रिंग है वो अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहा है और वो नोट्स भी बना रहा है और वो टाइट से बिल्कुल एंड भी है। ठीक है। अब एक ऐसी टर्म है जिसे मैं कहता हूँ फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, दे बोथ आर द सेम थिंग। ये जब होता है जब आपकी जो वेवलेंथ है स्टैंडिंग वेव की वो ट्वाइस द डिस्टेंस एल हो। वो क्या हो? ट्वाइस द डिस्टेंस एल हो, 2L। मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। ये देखो मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ये वेव बनाई, बल्कि ये वेव तो अलग ही बन गई, चलो खैर है, वेव तो वेव है ना। और एक ये वेव बनी, सही है, और एक ये और फिर यूं 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 एक ये वेव बनी, ठीक है। इसी के बाद ये बल्कि एक काम करता हूँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट, अब ज़रा अच्छी तरह बनाऊँगा ताकि मसला ना हो। ये टॉपिक बहुत क्लियर समझना होना चाहिए। हाँ, तो ये मैंने स्ट्रिंग बनाया। अब एक तो मैं ऐसी वेव बना रहा हूँ बिल्कुल यूँ, ठीक है, और एक मैं ऐसी वेव बना रहा हूँ यूँ, एक मैं ऐसी वेव बना रहा हूँ यूँ और फिर यूँ, ठीक है, और एक मैं ऐसी वेव बना रहा हूँ यूँ यूँ यूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ से मैंने एक वेव जोड़ दी, ठीक है। बस डायग्राम थोड़ी गंदी है मगर चलो खैर है। सो ये मेरे पास जो ये वाला पार्ट है ये है फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो है वेवलेंथ जो है स्टैंडिंग वेव की ट्वाइस द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस हो, 2L। और जो ये वाला पार्ट है ये है फर्स्ट ओवरटोन, ये है फर्स्ट ओवरटोन, जिसे मैं कहूँगा सेकंड हार्मोनिक। चलो भाई कह दिया मैंने सेकंड हार्मोनिक। ये जो मेरे पास है ये है सेकंड ओवरटोन,
डायग्राम से याद कर लो। इसे मैं कहूँगा थर्ड हार्मोनिक, चलो भाई मैंने कह दिया। और जो ये फोर्थ पार्ट है इसे मैं कहूँगा थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन यानी कि फोर्थ हार्मोनिक। चलो भाई समझ आ गई मुझे ये वाली बात। अब फर्स्ट हार्मोनिक का जो फॉर्मूला है फाइंड करने का, अगर मेरे पास न्यूमेरिकल में आए, फर्स्ट हार्मोनिक वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L, सेकेंड हार्मोनिक वेवलेंथ यानी कि लैम्डा 2 इज़ L। तो ये इस तरह मैं फाइंड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया फॉर्मूला। अब इन चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज़ कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, ये है असल पॉइंट। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज हार्मोनिक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको मैं कहूँगा F1 इज इक्वल टू 1/2L, 1/2L इंटू F/m। इसका फॉर्मूला हो गया ये 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द F/m, F इज़ आई थिंक अनदर फ्रीक्वेंसी, जो कि वैसे ये जो F है ये इतना, ये वाला फार्मूला इतना कॉमन नहीं है, और वैसे इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में आता भी नहीं है, मगर एक नॉलेज में होना चाहिए। इसी तरह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, अगर मैं बात करूँ nth हार्मोनिक की, दैट इज़ Fn इज इक्वल टू NF1 इज इक्वल टू V/λn। Fn इज इक्वल टू NF1 या फिर V/λn। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडिंग वेव के अंदर कि वो फॉर्म हो, जो एंड्स हैं उनके पास नोड्स होनी चाहिए। अगर एंड्स के पास नोड्स होंगी तो उनके पास एक स्पेसिफिसिटी होगी कि वो वेवलेंथ को डिस्टेंस L पर फिट कर सकें, ठीक है। सो असल जो याद करने का फार्मूला है वो ये है, फर्स्ट हार्मोनिक का 2L, सेकंड हार्मोनिक का L, और nth हार्मोनिक का आप करोगे NF1 या फिर V/λn, ठीक है। और फर्स्ट हार्मोनिक का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F/m। अच्छा जनाब, अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, बल्कि नहीं थर्ड लास्ट है मेरे ख्याल से इस चैप्टर का। दैट इज़ द स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप। पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स कैसी होती हैं, ठीक है। अगर मैं एक विंड पाइप लूँ, विंड पाइप, और वन एंड उसका ओपन हो और अदर एंड उसका क्लोज्ड हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमें पैटर्न्स मिलेंगे जो कि वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे साउंड वेव की पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ये पाइप लिया मैंने और इस पर एक ऐसा पैटर्न बना, एक ये पाइप लिया मैंने और इस पर एक ऐसा पैटर्न बना, और एक ये पाइप लिया और इस पर एक ऐसा पैटर्न बना, ठीक है। सो फर्स्ट हार्मोनिक शोज़, जो हमारा ये फर्स्ट हार्मोनिक है वो क्वार्टर यानी कि हाफ वेवलेंथ शो कर रहा है। तो हाफ वेवलेंथ यानी कि L इज इक्वल टू 1/4λ1, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक की बात करूँ तो L इज इक्वल टू 3/4λ2 और सो ऑन। ये हार्मोनिक जो है एक्चुअली आपकी मोशन है एयर की वजह से ट्यूब के अंदर। अब जो एंटी नोड्स फॉर्म हो रहे हैं ओपन एंड के अंदर, वो ये शो कर रहे हैं कि उनकी जो एयर है वो मूव बैक एंड फोर्थ कर रही है, एयर इन पाइप के अंदर। अगर हमारे दोनों एंड जो हैं एट द ओपन एंड बट नॉट एट द क्लोज एंड, अगर मैं खाली ओपन एंड की बात करूँ, क्लोज एंड की बात नहीं करूँ, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 क्या होगी, V इज इक्वल टू 2L। दैट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, V/2L। अगर मेरा पाइप एक एंड से ओपन है एक एंड से क्लोज है, ये बात याद रखना। और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक क्या होगी मेरे पास, फिर nth हार्मोनिक मेरे पास होगी Fn इज इक्वल टू NV/2L। बहुत आसान है, बस इसमें n लगा दो तो आपका nth फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, nth हार्मोनिक। इसी तरह n आपका है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता, ठीक है। और अगर मेरे पास एक पाइप है जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं, तो एक तो मेरे पास पैटर्न बनना चाहिए यूं वाला, और एक मेरे पास पैटर्न बनना चाहिए
यूं वाला, और एक मेरे पास पैटर्न बनना चाहिए यूं वाला। तो ये अगर मेरा पाइप जो है बोथ ओपन, दोनों एंड से ओपन हो। हालांकि ये जो हमने बात की, जो मैं अभी बॉक्स में बना रहा हूँ, ये सब हमने की एक एंड से ओपन है, एक एंड से क्लोज है। अब मैं बात करूँगा बोथ एंड से अगर वो ओपन हो, उसकी कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। उसकी कंडीशन के लिए ये है कि एंटी नोड्स तो दोनों साइड्स पर बनेंगे, और वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक आपकी किस तरह दी जाएगी, L इज़ इक्वल टू हाफ लैम्डा 1, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी F1 इज़ इक्वल टू V/4L। ये अभी अब न्यूमेरिकल में सॉल्व करके हमें समझ आ जाएगा। इसी तरह nth हार्मोनिक की मैं बात करूँ तो Fn इज़ इक्वल टू NV/4L। यही बात बहुत आसान है, अगर आप इसका रिलेशन देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आपकी एक पाइप ओपन है एक क्लोज है, V/2L। अगर आपका जो है क्लोज नहीं है तो V/4L अगर दोनों एंड से ओपन है। nth हार्मोनिक NV/2L था अगर एक एंड से ओपन था, एक एंड से क्लोज था। अगर दोनों एंड से ओपन है तो NV/4L, मगर यहाँ पर n 1 2 3 4 5 नहीं होगा, यहाँ n होगा 1 3 5 ऑड नंबर्स, ठीक है। और फर्स्ट हार्मोनिक की जो वेवलेंथ होगी वो इस तरह होगी हाफ लैम्डा 1, और जो हमने ऊपर पढ़ी ओपन एंड में कि एक से ओपन था एक से क्लोज था, 1/4 लैम्डा 1 और 3/4 लैम्डा 2, तो वो इस तरह थी। तो इस तरह हमने इसको पढ़ा कि अगर स्टैंडिंग वेव्स आपकी पाइप के अंदर फॉर्म हो तो कौन कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला अगर याद नहीं हो रहे तो बस यार दो चीज़ें याद कर लो, अभी हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। सो बल्कि आगे बढ़ने से पहले मैं क्यों ना ये करूँ कि मैं इसके न्यूमेरिकल्स अभी से सॉल्व करा दूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल, मैं आपको बताते जाऊँगा, हम लोग साथ सॉल्व करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डायग्राम है, ये MD कैट में इतना पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल में क्या बताऊँ, और इसकी ये वेव आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब पूछा गया कि इस स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ क्या है, जो डायग्राम दी है आपको, इस स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं। तो पहले तो ये बताओ इस स्टेशनरी वेव में जो है वेवलेंथ वो कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन लेंथ L इज़, हमें पता है 3 λ/2, L इज़ इक्वल टू 3 λ/2, ठीक है। क्योंकि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है ना वो हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि L इज़ इक्वल टू 3 λ/2, वेयर हमें लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 2L/3, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा 2L/3। मैं अगर होता तो मैं इसको इस तरह कैलकुलेट करता कि मैं पहले काउंट करता इसकी नंबर ऑफ़ वेवलेंथ्स, मतलब कितनी होंगी, 1 2 3, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक क्रेस्ट, तो 3 तो मुझे मेरे ऑप्शन में होगा ही होगा, नीचे 3 तो आएगा ही आएगा। अब हमें पता है कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 2L होता है, 2L/n, तो 2L तो कहीं ना कहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी नीचे 3 दिख जाए तो आप फ़ौरन से उस ऑप्शन को टिक कर देना। जैसे कि मेरे पास अगर ऑप्शंस हैं, जो मेरे पास पेपर ओपन है उसमें ऑप्शंस हैं 2L/3, 3L/2, L/2। तो ये बताओ 3 किसके नीचे है, A के अंदर है ना 2L/3, तो मैं इसको टिक कर देता। तो ये एक तरीका है इसको फाइंड करने का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये प्रैक्टिस हो रही है हमारी और कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह ये एक आपको पाइप दे दिया गया, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड से ये जो पाइप है ये ओपन है और ये स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और इसके जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है, वेव्स की यूं और यूं, यूं और यूं। अब ये बता दो कि ये कौन सा हार्मोनिक है। यार देख के पता चल रहा है 1 2 3, थर्ड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, तो ये मैंने ऑप्शन करेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब कुछ मेरे पास एक और न्यूमेरिकल है तो मैं उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो वो न्यूमेरिकल, बल्कि न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ एक बात है, वो ये है देयर आर
एक मिनट, देयर आर टू पाइप्स ए एंड बी, सही है, ऑफ सेम लेंथ के हैं वो दोनों पाइप्स, विद बोथ एंड्स ओपन, दोनों एंड्स उसके ओपन हैं, और एंड वन एंड क्लोज रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक के दोनों एंड्स ओपन है और एक का एक एंड क्लोज है और एक ओपन है। सो उसका रेशियो क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, इन पाइप्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एफ। भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो दो बोथ एंड्स ओपन होता है, बोथ एंड्स ओपन बी ई, बोथ एंड्स ओपन इज इक्वल टू हमें पता है एन वी अपॉन 2L होता है, सही है भाई। और जिसका एक एंड क्लोज होता है उसे हम कहते हैं एन वी अपॉन 4L, ठीक है। सो अगर मैं देखूं एन वी से एन वी कटा, एल से एल कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास रिलेशन आया 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो रेशियो हुआ उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का 2। बहुत ही आसान मगर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा जनाब, एक दफ़ा मैं और रिव्यू कर लेता हूँ कि क्या वाकई और जो हमारे पास जो MCQs हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने अभी जो कराए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट कराए हैं, ठीक है। एक मिनट, बिल्कुल इसी के तरह हम इस वाले टॉपिक का कुछ एक MCQ और सॉल्व करेंगे जो कि बहुत मतलब ट्रिकी है और ये शायद MD कैट में भी आया होगा। सो क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग फर्मली यानी कि अटैच्ड है बहुत ज़्यादा ताकत से, हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स, इज प्लग्ड from 1/4 of its length to produce stationary waves। आपको पता है स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती हैं, मगर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको पूरा फिनोमेना दे दिया, इसको छोड़ दो, सिर्फ याद रखो कि स्टेशनरी वेव्स हैं हमारे पास, इस तरह कंफ्यूज करते हैं PMBC में। अब ये पूछा जा रहा है स्टेशनरी वेव्स की व्हाट इज़ द wavelength of the stationary wave, S wave लिख रहा हूँ मैं, if the length of the string is L। समझ आया, यानी कि स्टेशनरी वेव्स की वेवलेंथ क्या है अगर उसकी लेंथ जो है आपकी L है, ठीक है। अगर लेंथ उसकी L है और जो स्ट्रिंग है वो दो सपोर्ट से बिल्कुल हुआ हुआ है और 1/4 यानी कि 1/2 से, और उसकी लेंथ जो है प्रोड्यूस कर रही है वेव के अंदर 2 लूप्स प्रोड्यूस करेंगे ना, क्योंकि वो दोनों एंड से बिल्कुल फर्म हुआ है, तो 2 लूप्स बनेंगे। हाँ भाई सही है, 2 लूप्स बनेंगे, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप, 2 लूप्स बन गए। इसी के साथ साथ L इज़ इक्वल टू हमारा क्या हुआ 2L, सही है, सॉरी L इज़ इक्वल टू नॉट 2L, L इज़ इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि हाफ था क्वार्टर था, 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, L इज़ इक्वल टू वाई, सॉरी लैम्डा, वाई बोल दिया मैंने, L इज़ इक्वल टू लैम्डा। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ L इज़ इक्वल टू लैम्डा। सो आप उस 2 लूप्स की लेंथ क्या होगी, वेवलेंथ L, सो वेवलेंथ इज़ L। इतना आसान मगर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड। मैथमेटिकल रिलेशन से निकालो, जब हाफ बोला हुआ है और 2 लूप्स हैं तो 2 लूप्स और हाफ क्वार्टर, 2 1 ज़ा 2, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू L, लैम्डा वेवलेंथ किसके बराबर है L की, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ L। तो ऑप्शन में हमें L 2L 3L दिया हुआ तो हम L टिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसको एक और चीज़ देखी। सो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वेव, दैट इज़ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट अगर समझ लिया तो इस चैप्टर को समझ लिया, ठीक है। सो ये ऐसे बताया जाता है दैट दिस phenomenon is described as the change in
frequency of a wave with respect to an observer who is moving relative to the wave source। अगर एक ऑब्जर्वर यानी कि मैं वेव की सोर्स के पास जा रहा हूँ तो मुझे जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट फिनोमेना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। अब हम इसको समझेंगे डायग्राम के ज़रिए। सो ये रहा आपके सामने डॉपलर इफेक्ट। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये एक एम्बुलेंस है, ठीक है, और ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है साउंड वेव की, ठीक है, और एक लो फ्रीक्वेंसी है इसके पास, इस बंदे के पास, और एक हाई फ्रीक्वेंसी है इस बंदे के पास, ठीक है। अब हम इस रिलेशन को देखते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है डॉपलर इफेक्ट में। फ्रॉम द डायग्राम अबव वी कैन सी दैट एज द वेव सोर्स मूव क्लोजर टू द ऑब्जर्वर। अब जो ये एम्बुलेंस है ये ऑब्जर्वर के क्लोज जा रही है, इस वाले बंदे के पास। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इंक्रीजेज। अब जो इस बंदे ने फ्रीक्वेंसी सुनी वो बढ़ी, इंक्रीज हुई। कन्वर्सली व्हेन द वेव सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अब जैसे ये एम्बुलेंस इस वाले बंदे से दूर जा रही है तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिक्रीजेज, तो इस बंदे की जो वेव है साउंड की फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज़ होगी क्योंकि अगले बंदे में इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इससे दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी इस बंदे के पास। बेस्ड ऑन दिस वेरियस सिनेरियोज ऑफ दिस फिनोमेना आर इलस्ट्रेटेड इन द बिलो। यानी कि ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स और ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर प्लस होगा मेरे पास तो ऑब्जर्वर जो है सोर्स के पास यानी कि एम्बुलेंस के पास जा रहा है, अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्जर्वर जो है सोर्स के पास यानी कि एम्बुलेंस के पास नहीं जा रहा। तो इसको समझते हैं। F इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। माइनस बोलें तो सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर और प्लस बोलें तो सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मतलब प्लस साइन आया तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स, नेगेटिव साइन आया तो ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स। हाँ, ये बात तो समझ आ गई। मगर नेगेटिव साइन आया तो सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और पॉजिटिव साइन आया तो सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप दे सकते हो एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है यहाँ पर, और ये फ्रीक्वेंसी जो इसने इमिट की सोर्स ने। अब प्लस है तो अवे जा रहा है, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स जा रहा है। सोर्स की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वर की अगर हम बात करूं तो नेगेटिव जब है जब वो सोर्स से दूर जा रहा है, पॉजिटिव जब है जब वो सोर्स के करीब जा रहा है। तो ये दोनों सिनेरियोज़ हैं। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा वो होगी एफ़, और जो फ्रीक्वेंसी सोर्स इमिट करेगी एम्बुलेंस वो होगी एफ़ नॉट। तो मेरे पास फार्मूला बन गया एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। तो ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे और इससे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें डॉपलर इफेक्ट की जो ये फार्मूला है इसको समझ आए, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला 10 जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई होता है, तो मैं इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन इस पर बताने जा रहा हूँ और आपको समझ के पढ़नी होगी वो बात। मेरे पास न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है। एक शिप है इज़ अप्रोचिंग, वो अप्रोच कर रही है अ सी पोर्ट, किनारे पर समंदर के, एट 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर सेंड्स अ सोनिक सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻³ हर्ट्ज़, यानी कि 1000 उसने इमिट की। What is the apparent frequency of the signal as received by a receiver या फिर observer on the seaport? क्वेश्चन को समझो भाई पहले कि एक ट्रेन है वो इतनी स्पीड से ट्रैवल की और सी पोर्ट पर आई, उसने फ्रीक्वेंसी इमिट की 1000 हर्ट्ज़ की। अब वह पूछ रहा है कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उसने सुनी होगी रिसीवर ने जो सी पोर्ट पर बैठा है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है जो सोर्स ने इमिट की 1000 हर्ट्ज़, ठीक है। स्पीड ऑफ शिप जो है
यानी कि v इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूं सो 1 मिनट, 10 डिवाइडेड बाय, और इसी के साथ साथ हमें मालूम है कि जब v हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, सो 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 0.278 मीटर पर सेकेंड। तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उस वैल्यू से तो मेरे पास आंसर आएगा 2.78 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई मेरे पास। ठीक है, और इसी के बाद जो है सोनिक सिग्नल जो स्पीड करता है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है v इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है इज़ द वैल्यू ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें पता होती है ऑलरेडी वैल्यू डॉपलर इफेक्ट में। और हमें अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए यानी कि f डैश इज़ इक्वल टू v साउंड ओवर v साउंड माइनस v शिप इंटू f, मतलब f डैश इज़ इक्वल टू, तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए 340 जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 340 स्पीड ऑफ साउंड से माइनस 2.78 जो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है स्पीड की मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, तो इस पूरी वैल्यू का जब हम डिवाइड और मतलब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो आएगा। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज़ 340 1000 सॉरी 340,000, और 340 में से अगर मैं 2.78 माइनस कर दूँ तो 2.78 ऊपर लिखूँगा और 340 यहाँ लिखूँगा, 0 यहीं रहेगा, 8 में से 4 गया 1 गया 4 बचा, और 7 में से 3 गया आपके पास 1 2 3, आपके पास इसमें से 4 बचा और 2.440। सो 2.440 का अगर मैं इस तरह कर लूँ कि 2440 कर लूँ तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा डेसिमल हटाने के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल, और 244 1 ज़ा 244, और फिर आगे कुछ कैरी होते जाके हमारे पास आंसर आना चाहिए 1210 हर्ट्ज़। So this is what we have the apparent frequency of the Doppler effect. So 1210 हमारे पास का आंसर आ गया। पाइप वाले क्वेश्चन का एक और न्यूमेरिकल मैंने भी निकाला है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दैट क्वेश्चन इज इफ़ अ पाइप इज ऑफ लेंथ 1 मीटर and open from one end, then find out the frequency of fundamental harmonic या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। बहुत ही आसान है, फंडामेंटल हार्मोनिक निकालना है। अगर एक पाइप ओपन है और अगले मतलब एक एंड ओपन है, अगला एंड इसका क्लोज्ड है। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हार्मोनिक। तो यूजिंग द फार्मूला वी हैव फॉर द nth हार्मोनिक, अगर हमें पता है NV अपॉन 2L, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या होगा, F1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 340 जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है 340 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 1 मीटर लेंथ ऑफ द पाइप। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 170 हर्ट्ज़। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको आ जाएगी करना, हमारे पास आंसर आएगा 170 हर्ट्ज़ इज़ द आंसर। सो पीएमडीसी ने इसी चैप्टर में वेव में एक और चैप्टर इंक्लूड किया है ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी बस कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और करेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम होनी चाहिए, तो हम उसको डील करेंगे अभी हाथ के हाथ, ताकि हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो और हम फिर आगे बढ़ें। सो द वन वी हैव ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज़ व्हाट रेगुलर पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एन ऑसिलेटिंग रोटेटेड स्प्रिंग एंड सिंपल पेंडुलम। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, the motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards mean position, called simple harmonic motion. Examples of simple pendulum, mass spring system, etc. Equilibrium position, as if ऐसी position where the object undergoing the oscillations was stationary before the force was applied to bring about its motion. ऐसा मोशन जो किसी का डिस्टर्बेंस से पहले ऑसिलेट किया और फिर वापस से अप्लाइड फोर्स की मदद से वो अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी जीरो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट की जीरो होगी। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, मैं बता चुका हूँ। वन कंप्लीट साइकिल इज द जर्नी ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 एंड देन बैक टू पोजीशन 1।
1 से लेकर 2 जाएगी एक साइकिल में, और फिर 2 से लेकर 1 आएगी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल oscillator simple harmonic motion. The time taken to cover one cycle is called the time period. For simple pendulum, अगर simple pendulum की ये बात करूँ तो t is equal to 2 pi L over G, और अगर मैं स्प्रिंग सिस्टम की लिए बात करूँ, मास स्प्रिंग सिस्टम की लिए, तो t is equal to 2 pi m over k। ये याद रखना है, MCQ में आ सकता है। कई बच्चे ये करते हैं कि सिंपल पेंडुलम में ये वाला फार्मूला देते हैं और मास स्प्रिंग सिस्टम में ये वाला फार्मूला देते हैं, दोनों अलग अलग हैं। नंबर 1 इज़ फॉर द सिंपल पेंडुलम, नंबर 2 इज़ फॉर द मास स्प्रिंग सिस्टम। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, t इज़ इक्वल टू 1/f हम पढ़ चुके हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है एक ये, और ये पूरी लेंथ है, और एक एम्पलीट्यूड है इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट और पीरियड टाइम का ग्राफ है। सो एक टाइम पीरियड, अगला टाइम पीरियड, और एम्पलीट्यूड 1 हाफ t, t 2t, इस तरह इसकी एक डायग्राम बनेगी, वेव फ्रंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी डिस्प्लेसमेंट पे, और हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर डायरेक्टेड होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कंजर्व्ड, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक मोशन, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आपकी कंजर्व हो रही है, सो इट इज़ द इलास्टिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हार्मोनिक फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। हमेशा साइन या फिर कोसाइन, बल्कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें साइन में होता है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एंड मीन पोजीशन एंड जीरो एंड एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर हमेशा जो होती है मैक्सिमम होती है, और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेलोसिटी हमेशा जब भी मीन पोजीशन पर होगी मैक्सिमम होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, उल्टा हो गया यहाँ पर, और मिनिमम होगी मीन पोजीशन पर। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यहाँ पर आपस में इन्वर्स हैं। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ज़्यादा और एक्सेलरेशन कम, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज़ x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज़ अ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा मैक्सिमम होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ v इज़ इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है x के, मगर डिस्प्लेसमेंट के तो है, मगर हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर है। तो मेन पोजीशन पर है तो यानी कि उसको वापस से अपनी बैक पोजीशन पर आना है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर वेव्स चैप्टर। सो अब फाइनली हम MCQs पर आ गए हैं जो हम सॉल्व करते हैं। सो नंबर 1 MCQ वी हैव, वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक आर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी और ऑल ऑफ दीज। पता था कौन सी होती हैं वाटर वेव्स, हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ लिख दिया, इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 24/7 वेव्स passes a point in 2 seconds। फाइंड स्पीड ऑफ वेव, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, हमें पता है ये वाली बात। अब डिस्टेंस बिटवीन हमें वेव लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 24/7 अपॉन 2 टाइम पीरियड। सो 2 1 2 2 2 12 24, सो वी हैव एन आंसर 12/7 विच इज़ द फ्रीक्वेंसी। So v is equal to f lambda 12/7 multiplied by lambda which is the 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो वी हैव वेट अ मिनट, 1 सेंटीमीटर हमें पता है इज इक्वल टू 0.01 मीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर। अगर हम उसको डिवाइड कर लें 0.05 को मैं कर दूँ 12 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 5 10, 1 यहाँ कैरी और 2 0 0, और ये भी आपका 1 हो जाएगा 0.200, 5 1 5 और पॉइंट आ गया 100,
तो आपको हो जाएगा 1 मिनट 6 और 0 0.60। तो 0.60 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 7 से, सो मेरे पास जो आंसर आएगा इट वुड बी आई थिंक 3/35 मीटर पर सेकेंड। सही है, 3/35 मीटर पर सेकेंड। कहाँ गया हमारा आंसर? 3/35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एट विच टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज़ 3 टाइम्स इट्स वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है ये फार्मूला दिया हुआ है Vt/V20 इज इक्वल टू T/T20 इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 3 टाइम्स होनी चाहिए, वेलोसिटी आपकी 3 टाइम्स होनी चाहिए किस टेम्परेचर पर? सो T/293 इज इक्वल टू 3, और तो हमारे पास जो आंसर आएगा T इज इक्वल टू 2637 केल्विन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यार ये इतना कॉम्प्लिकेट आता नहीं है, मैं बस ये प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ, हालांकि आसान आते हैं। ये जो अभी हमने कैलकुलेशंस की कि भाई यहाँ 3/35 कैसे आया, ये सिर्फ एक वर्बली मैं बता रहा हूँ कि भाई इसलिए हो सकता है कि कैलकुलेशंस आ जाएँ कि अगर हमने 0.05 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 0.60 आया। अब 0.60 को किस तरह हम करेंगे, किस तरह आते, तो बस कैलकुलेशंस आनी चाहिए, बाकी इस तरीके के नहीं आते, बहुत आसान आते हैं थोड़े MCQs। इफ़ अ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डबल कीपिंग अदर पैरामीटर कॉन्स्टेंट देन वेलोसिटी साउंड बिकम्स, कितनी होनी चाहिए डेंसिटी? आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट की, तो जहाँ कहीं भी स्क्वायर है वहाँ देख लो, एक तो B हुआ और एक C हुआ, मगर क्योंकि हाफ ऑफ द स्क्वायर है तो हमारे पास बचेगी 1/√2। सी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लो आप, V इज़ इक्वल टू P/ρ, तो V आपकी प्रोपोर्शनल है हाफ ऑफ द डेंसिटी, सो हमारे पास C ऑप्शन हुआ। If a density of a gas is doubled, keeping other parameter constant, the sound velocity becomes 1/√2 times. So the following is not transported by waves. क्या ट्रांसपोर्ट नहीं होती? मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता हमेशा, हम पढ़ चुके हैं। Two waves having wavelength of 0.5 cm interfere constructively. Find path difference considering 3 waves motion. Path difference given by delta D is equal to ny. So n हमारे पास 3 है, n मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हमारे पास पता है पार्ट डिफरेंस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स इज़ दैट, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का जो डिस्टेंस होता है वो इस तरीके का होता है कि प्रोग्रेसिव वेव इक्वल एम्पलीट्यूड की होती हैं हर पॉइंट्स पे। सो ऑप्शन सी इसका होना चाहिए, दैट प्रोग्रेसिव वेव्स हैज़ इक्वल एम्पलीट्यूड, हर पॉइंट पे प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वल एम्पलीट्यूड होता है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पर हमारा बिल्कुल सब हो चुका है। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की आज इस चैप्टर की, बहुत ज़्यादा, 1 घंटे से भी ऊपर का लेक्चर हो गया ये। ठीक है, फिर सब कुछ कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। कि देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं दी हुई है, मगर क्योंकि फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए, तो इतने मुश्किल डरना नहीं कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल्स की जो अभी हमने की है, यार समझ कैसे आएगा, बस नहीं आएंगे, अगर आगे तो एक आइडिया होना चाहिए, तो वो आइडिया मैंने दे दिया है। अब जैसे कि सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग द इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इन्होंने ही गलत दिया हुआ है PMDC ने, वाह, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगा भाई, क्या कर ले PMDC, बस इतना आसान। अभी हमने कर चुके हैं उसका न्यूमेरिकल, बस जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं, इतना आसान इक्वेशन हमें आ सकती है इसका फाइंड करना, भी हम कर भी चुके हैं, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया।